रिलेशन है। एसिड, बेस और साल्ट में हम लोगों ने एसिड क्या होता है, उसका फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर, फिर उसका यूजेज जो है हम लोगों ने सीख लिया था। फिर जो है बेस अर्थात क्षार के बारे में भी पढ़ लिया था। और इसी चैप्टर से संबंधित अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, जिस टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है? तो पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, पीएच ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है किसी बिलियन में, उसी चीज को नाम दिया गया है पीएच, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। यहां जो है पी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको कहते हैं पुसांस। क्या कहते हैं? पुसांस। और पुसांस का मतलब होता है शक्ति, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच स्केल जो है एक पैमाना है, और इस पैमाने के द्वारा कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, इस चीज का पता लगाया जाता है। हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा पैमाना जिससे किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या फिर उदासीनता का पता लगाया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं पीएच स्केल। यहां डिफिनेशन लिखा हुआ है कि पीएच स्केल एक पैमाना है जिसकी सहायता से विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता एवं उदासीनता का जांच किया जाता है। देखिए, इसे 1909 ईस्वी में डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है सोरेनसन। 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सोरेनसन। इनके द्वारा जो है सबसे पहले पीएच स्केल अर्थात पीएच पैमाना जो है विकसित किया गया। यहां लिखा हुआ है कि पीएच का पी सूचक जर्मन शब्द, सॉरी वहां लैटिन बोले थे हमने, आप इसको सुधार लीजिएगा। जर्मन का एक शब्द है जिसको कहते हैं पुसांस। क्या कहते हैं? पुसांस, पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर, शक्ति। पी क्या है? तो पी जो है यहाँ पे एक जर्मन भाषा का शब्द है पुसांस, जिसका अर्थ होता है पावर या फिर शक्ति। अब ध्यान रखिएगा, पीएच क्या है? तो पीएच एक पैमाना है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या फिर उदासीनता का पता लगाया जाता है। पीएच पैमाना का खोज 1909 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक सोरेनसन के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा है कि सामान्य रूप से पीएच स्केल पर, देखिए इंपॉर्टेंट है कि सामान्य रूप से पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 अंक निरूपित रहता है। 0 से लेकर 14 अंक निरूपित रहता है। पीएच का मान 0 से कम एवं 14 से अधिक हो सकता है। पीएच का जो मान है वो 0 से कम भी हो सकता है और 14 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन जो पीएच स्केल है उस पर 0 से लेके 14 तक अंक निरूपित रहता है। 0 से लेके 14 तक अंक निरूपित रहता है। फिर कह रहा है कि यदि पीएच 7 हो, क्या होगा? यदि पीएच लेवल 7 हो तो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि पीएच लेवल 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि पीएच लेवल जो है 7 से ज्यादा हो तो विलयन क्षारीय होगा। यहां समझ लीजिए, यदि पीएच मान बराबर होगा 7 के तो विलयन की प्रकृति होगी उदासीन। कैसी होगी? तो उदासीन होगी। यदि पीएच का मान छोटा होगा या कम होगा 7 से, तब क्या होगा कि विलयन जो है अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। और इसके बाद से यदि पीएच जो है इसका मान ज्यादा होगा 7 से, तब इस कंडीशन में क्या होगा कि विलयन की प्रकृति क्षारीय होगा। विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो ध्यान रखिएगा, पीएच लेवल 7 तो उदासीन, पीएच 7 से कम तो अम्लीय, और पीएच 7 से अधिक तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। अब देखिए,
कुछ पदार्थ दिया हुआ है जिसका अपना पीएच मान दिया हुआ है। आप जो है इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। देखिए यहां लिखा हुआ है नींबू का, पहले तो लिखा हुआ है HCl। HCl का जो है पीएच लेवल 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। इसके बाद जो हम बात करें तो नींबू का रस, इसका जो है 2.2, सिरका 3.0, पसीना जो है 4.5 से 5.5 तक, दूध 6.5, मूत्र 6 दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे पहले आप शुद्ध जल देख लीजिए। शुद्ध जल, शुद्ध जल को ही अन्य नाम देता है अशुद्ध जल। शुद्ध जल को ही क्या बोलते हैं? अशुद्ध जल। इसका पीएच मान होता है 7। पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन मिट्टी, उदासीन मिट्टी जो है इसका भी पीएच मान कितना होगा? तो 7 होगा। और हम बात करें कि रक्त, तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको एक बार देख सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अलग अलग बुक में ये जो है डाटा आपको अलग अलग मिल सकता है। आप एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है आप उसी को सही मानिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि दूध से दही जमने पर पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर दूध से दही बन रहा है तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से दही कन्वर्ट हो रहा तो पीएच लेवल में क्या होगा? स्पष्ट बात है कि पीएच मान क्या होगा? घटेगा। पीएच मान इसलिए घटेगा क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम होती है, लेकिन जब वही दूध दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब स्पष्ट बात है कि जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगा तो पीएच मान घटेगा। तो प्रश्न है कि दूध से दही जमने पर पीएच मान का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर लिखा गया है कि दूध से दही जमने पर पीएच मान घट जाता है क्योंकि दही में दूध की अपेक्षा लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि दही में दूध की अपेक्षा लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर जो है एक प्रश्न जो है आपके बुक का है। चलिए अब यहाँ कुछ रंग दिया हुआ है जिसका पीएच मान दिया हुआ है, इसको भी देखना है। जैसे गाढ़ा लाल जो है इसका पीएच लेवल 0। आप अगर कलर इंडिकेटर का भी यूज करिएगा, ज्यादा अम्लीयता होता है तो उसको वो कलर जो है कैसा कर देता है? रेड कर देता है। फिर रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच लेवल 1। गहरा लाल डार्क रेड है तो पीएच लेवल 2। नारंगी लाल होगा तो पीएच लेवल 3। सिर्फ नारंगी होगा तो पीएच लेवल 4। और फिर नारंगी पीला हुआ तो 5, हरित पीला हुआ तो 6, हरा एकदम हो जा रहा है प्योर ग्रीन तो जो है विलयन उदासीन होगा। कह रहा है कि हरित नीला तो 8, नीला तो 9, गहरा नीला 10, जामुनी कलर या आसमानी कलर हो रहा है तो उसका पीएच लेवल 11। और फिर गाढ़ा जामुनी होगा तो 12, बैगनी होगा तो 13 और गाढ़ा बैगनी होगा तो 14। गाढ़ा बैगनी होगा तो 14। चलिए इस चीज को आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को पढ़ना है साल्ट। क्या पढ़ना है? साल्ट। साल्ट का मतलब है लवण। साल्ट का मतलब क्या है? लवण। देखिए हम लोगों ने अम्ल को भी पूरा पढ़ लिया और फिर क्षार को भी पढ़ लिया। अब अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्ट करेगा, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो उससे जो उदासीन पदार्थ बनता है उसको कहते हैं लवण। यहाँ डिफिनेशन लिखा गया है साल्ट का, लवण का, कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उदासीन पदार्थ को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उदासीन पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब जो है लवण का एग्जाम्पल है। आप यहाँ इसका फार्मूला लिख लीजिए। सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब क्या है? तो NaCl। पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4 और फिर कॉपर सल्फेट CuSO4। अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl, NH4Cl। तो ये जो है कुछ लवण का उदाहरण दिया हुआ है। इसके बाद से हम लोगों को
लवण को कैसे बनाया जाए एक एक करके प्रक्रिया पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। लवण बनाने का प्रक्रिया पढ़ना है। तो देखिए यहां पे सबसे पहला दिया हुआ है, हम इसको पहला नंबर ही मान लेते हैं, हो सकता है टाइपिंग एरर हो। कह रहा है कि कुछ धातुओं की अभिक्रिया कुछ अधातु से कराने पर लवण का निर्माण होता है। कुछ ही ऐसा धातु है जिसका अभिक्रिया अधातु से कराने पर लवण का निर्माण होता है। जैसे हम सोडियम का रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराएंगे तब बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl। इस NaCl का निर्माण कैसे हुआ है आप देख लीजिए। आप सभी को पता है कि सोडियम पर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। इसका +1 चार्ज है अर्थात एक संख्या है तो इसके नीचे लिख देंगे, इसको भी नीचे लिख देंगे, तिरछा तिरछी ऐसे क्रॉस करा देंगे। Na के साथ 1 है और फिर Cl के साथ भी क्या है? 1 है। आप 1 लिखिए तो भी भला, नहीं लिखिए तो भी भला। 1 से 1 जो है यहां से कैंसिल होता है, यहां से बनेगा क्या? तो NaCl। तो ध्यान रखिएगा कि जब कुछ अधातु की अभिक्रिया कुछ धातु के साथ कराई जाती है तब जो है लवण का निर्माण होता है। यहां देखिए सोडियम का रिएक्शन जब ब्रोमीन से कराया गया है तो सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? तो सोडियम ब्रोमाइड। इसके बाद देखिए जब पोटेशियम का रिएक्शन जो है आयोडीन के साथ कराया जाता है तब ये बनाएगा पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनाएगा? तो पोटेशियम आयोडाइड। इसको क्या कहेंगे? के को बोलेंगे पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए जब पोटेशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया जाता है तब ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कि पोटेशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। आइए कह रहा है दूसरा नंबर कि धातु के ऑक्साइड को अम्लों से अभिक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। धातु का कोई भी अगर ऑक्साइड हो, अगर उसका रिएक्शन हम लोग अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और इसके अलावा जल बनेगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम कराए तो बना यहाँ पे साधारण नमक और फिर जल। वैसे ही जिंक का ऑक्साइड है ZnO, जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अगर हम H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो ये बनाता है ZnSO4। ZnSO4 का नाम क्या है? तो जिंक सल्फेट। ZnSO4 का मतलब क्या है? तो जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी एक प्रकार का लवण है। क्या है? लवण है। और H2O का मतलब क्या है? देखिए कॉपर का ऑक्साइड है जिसका रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ कराया गया है तो यहां बनाया है CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। क्या नाम हुआ? कॉपर नाइट्रेट। फिर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन जैसे ही हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये बना लेता है MgSO4। MgSO4 मतलब मैग्नीशियम का सल्फेट। फिर तीसरा नंबर हम लोगों को पढ़ना है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है। ये तो रिएक्शन हम लोग पहले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग अम्ल पढ़े क्षार पढ़े दोनों में आया था। अब लवण में भी इसी चीज को पढ़ना है कि जब अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्षार से कराएंगे, तब बनेगा क्या? तो लवण और फिर जल। क्या बनेगा? लवण बनेगा और फिर क्या बनेगा? जल बनेगा। लवण बनेगा और फिर जल बनेगा। देखिए H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका रिएक्शन जो है KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया गया, बना है K2SO4। K2SO4 का मतलब क्या है? तो पोटेशियम सल्फेट। क्या है? पोटेशियम सल्फेट। अब देख लीजिए इसको कैसे बना हुआ है, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। जैसे SO4 पर जो है माइनस का चार्ज होता है, -2 चार्ज। पोटेशियम पर जो है +1 चार्ज होता है। इसका चार्ज इसके सामने, इसका चार्ज इसके सामने, तिरछा तिरछी जो है मल्टीप्लाई करा दीजिए। K के साथ 2 जुड़ रहा है इसीलिए K2 और SO4 टोटल के साथ 1 है इसीलिए हम लिख लेंगे SO4। मतलब प्रोडक्ट में क्या बनेगा? तो SO4 यहां से निकल गया और K यहां से निकल गया तो बना लिया K2SO4। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहां है
और फिर इधर भी हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो इससे क्या बन गया है, H2O बन गया है, और आपस में क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। हम लोगों ने पहले लेसन में रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा है। वैसे ही जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन फिर कास्टिक सोडा के साथ कराया गया है तो बना क्या है, तो सोडियम सल्फेट। Na2SO4 का नाम क्या होता है, सोडियम सल्फेट। अब देखिए फिर से H2SO4 का ही रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया गया है, तो इसका प्रोडक्ट बना है CSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट और फिर जल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराया गया है, तो साधारण नमक बना है और फिर जल बना है। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया गया है, तो बना है KCl। KCl का मतलब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर जल का निर्माण किया हुआ है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोगों को लैब में कैसे तैयार करेंगे लवण, इसके लिए कुछ मेथड्स पढ़ना है, तरीका पढ़ना है। देखिए सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है साधारण नमक। क्या पढ़ना है, साधारण नमक। यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है लवण बनाने की विधि। क्या लिखा हुआ है, तो लवण बनाने की विधि। सबसे फर्स्ट कह रहा है साधारण नमक, कॉमन साल्ट। रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl। क्या है, NaCl, यहाँ लिखा हुआ है। व्यापारिक नाम, व्यापारिक नाम क्या होता है भाई, तो नमक का नमक ही होता है, या फिर इसी को कहीं कहीं राम रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, राम रस कहा जाएगा। देखिए कह रहा है कि नमक बनाने की प्रयोगशाला विधि, नमक बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में हम लोग नमक को कैसे बनाएंगे। अब ध्यान रखिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है मतलब NaOH होता है, इसका रिएक्शन जो है हम लोग करा देंगे किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ करा देंगे, HCl के साथ करा देंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ क्या क्लोरीन और यहाँ से सोडियम मिलकर बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। और फिर बचेगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन मतलब H2 और फिर एक ऑक्सीजन, इसीलिए H2। तो प्रयोगशाला में नमक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, जिसके कारण साधारण नमक बनता है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है, तब सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl तथा जल का निर्माण होता है। तब NaCl, जब NaCl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तब बनेगा NaCl अर्थात नमक, और उसके बाद से H2 अर्थात पानी। व्यापारिक विधि से नमक कैसे बनता है, इसका प्रोसेस पढ़ना है। व्यापारिक विधि से हम नमक को कैसे बनाएंगे, सुनिए। प्रक्रिया ये है कि समुद्र के आसपास जो है बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तो समुद्र के किनारे बड़ा बड़ा जो है गड्ढा बना दिया जाता है। होता क्या है कि जब समुद्र में लहरें आती है, समुद्र में जब लहरें आती है तो समुद्र का जल जो है उस गड्ढा में एकत्रित हो जाता है। अब देखिए समुद्री जल का ही उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि समुद्री जल में भाई 35% आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो 35% आयोडीन पाया जाता है। 35% क्या पाया जाएगा, आयोडीन पाया जाता है। इसीलिए समुद्री जल का उपयोग जो है नमक बनाने में भी किया जाता है। तो समुद्र के किनारे जो है जब हम लोग गड्ढा खोद देते हैं, जब समुद्र में लहरें आती है तो समुद्र का जल जो है गड्ढा में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद से क्या होगा, जब समुद्री जल गड्ढा में एकत्रित हो जाएगा तो फिर जब सूर्य का प्रकाश उन गड्ढों के जल पे पड़ता है तो जल का हो जाता है वाष्पीकरण, जल का इवापोरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। जब जल का वाष्पीकरण हो जाएगा तो शेष के रूप में जो है नमक बन जाता है।
और उस नमक को जो है प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। आइए देखते हैं कि व्यापारिक विधि से नमक बनाने के लिए क्या प्रोसेस लिखा हुआ है। कह रहा है कि व्यापारिक स्तर पर नमक बनाने के लिए समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। समुद्री जल में लगभग देखो यहाँ पे 3.5 और इसको 35% नमक पाया जाता है। कह रहा है कि व्यापारिक स्तर पर नमक बनाने के लिए समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे बना दिया जाता है। जब समुद्र में लहरें आती है तो जल की कुछ मात्रा गड्ढे में जमा हो जाता है। तत्पश्चात जब सूर्य का प्रकाश उस गड्ढा के जल पर पड़ता है तो जल का वाष्पीकरण हो जाता है और गड्ढे में नमक शेष रह जाता है। इस नमक को शुद्धिकरण करने के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। इस प्रकार नमक व्यापारिक स्तर पर तैयार होता है। वही बात है, आप पुनः समझ लीजिए कि समुद्र के किनारे छोटा छोटा गड्ढा बना दिया जाएगा। जब समुद्र में लहरें आएंगी तो समुद्र का जल इन गड्ढों में एकत्रित हो जाएगा। जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जल का वाष्पीकरण हो जाएगा और शेष के रूप में क्या बच जाएगा, तो नमक बच जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स लिखा हुआ है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अर्थात MgCl2 अशुद्धि के रूप में होता है, जो कि एक प्रस्वेदी पदार्थ है। प्रस्वेदी पदार्थ कहने का मतलब होता है कि जिससे नमक जो है पिघलता है। नमक क्या होता है, तो पिघलता है। नमक क्या होगा, तो पिघलता है। जैसे जो बोरी वाला नमक आता था पहले, हम उसको जब हम खुले वातावरण में छोड़ देते थे, नमक जो है पसीजना स्टार्ट हो जाता था। अभी भी जब हम नमक को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो नमक जो है पसीजता है, फैल जाता है, लिक्विड टाइप का हो जाता है। तो देख लीजिए इसका रीजन क्या है कि उसमें MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड का पाया जाना, इसीलिए मैग्नीशियम क्लोराइड को नमक में प्रस्वेदी पदार्थ भी कहा जाता है। अब कह रहा है कि इसी कारण नमक को खुले वातावरण में रखने पर पसीज जाता है। समुद्री जल से प्राप्त नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थों जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण के लिए कच्चा पदार्थ है। अर्थात कास्टिक सोडा बनाना हो तो, बेकिंग सोडा बनाना हो तो, या फिर धोवन सोडा बनाना हो तो, सबके लिए कच्चा मटेरियल क्या है, नमक है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही टॉपिक क्लोज हो रहा है आप जो है जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपना नोट्स भी इससे आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है कास्टिक सोडा। क्या पढ़ना है, कास्टिक सोडा, कि कास्टिक सोडा को कैसे बनाया जाए। कास्टिक सोडा को कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए कास्टिक सोडा कहने का मतलब है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को लैब में कैसे बनाया जाएगा। यहाँ इसका रासायनिक नाम लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है NaOH। क्या लिखा हुआ है, NaOH। आप ध्यान दीजिएगा कि NaOH अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले हम NaCl लेंगे अर्थात तो सोडियम क्लोराइड लेंगे और इसका रिएक्शन हम जल के साथ करा देंगे विद्युत की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तो विद्युत की उपस्थिति में करा देंगे। अब यहां से बन जाएगा NaOH। क्योंकि जल जो है ऐसे होता है H और फिर OH, यहां से Na और यहां से OH मिलके बना लिया NaOH और बाकी क्या बचा, तो Cl2। क्या बचा है, तो Cl2। अब देखिए इस पूरे रिएक्शन में हमको एक क्षार प्राप्त हो रहा है अर्थात कास्टिक सोडा प्राप्त हो रहा है और क्लोरीन गैस प्राप्त हो रहा है। तो क्लोरीन गैस को कहते हैं क्लोर। क्या कहते हैं, क्लोर। और NaOH को बोलेंगे क्षार। तो जिस प्रक्रिया से हम लोग NaOH बना रहे हैं, कास्टिक सोडा बना रहे हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में प्राप्त होता है
और क्लोरीन जो है क्लोर के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब बनाने की विधि क्या है हम इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है मेरे भाई, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इससे क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो क्लोरीन प्राप्त होता है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है। यहां से बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है। आप ध्यान रखिएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है विरंजक चूर्ण। अरे कैसे गायब कर दिया। अभी हम लोगों को खावा सोडा, सॉरी, अब विरंजक चूर्ण का उपयोग सीधे लिख दिया है। इससे पहले हम लोगों को विरंजक चूर्ण को कैसे बनाना है इसके लिए प्रोसेस होना चाहिए। तो हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो गया हो। तो फिर बाबू हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इसमें सीखेंगे कि विरंजक चूर्ण को कैसे बनाते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, खावा सोडा को कैसे लैब में बनाया जाता है, खावा सोडा का उपयोग क्या है, धुआं सोडा को कैसे बनाया जाता है और धुआं सोडा का उपयोग क्या है। इसके अलावा पीओपी क्या होता है, पीओपी को लैब में कैसे बनाते हैं और पीओपी का उपयोग क्या होता है, उसके बाद से आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बाबू एक लेक्चर का और बात है, आप लोग ऐसे ही वीडियो में जुड़े रहिए और फिर अपनी तैयारी करते रहिए। सबको जय हिंद।